आज हम करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो इसमें सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि जितनी भी कॉस्ट है उसको मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड करना पॉसिबल है। उसके दो टाइप्स है, एक है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरा है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि जब हम प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए जो फैक्टर्स हमको यूज़ करने हैं वो फैक्टर्स के बदले हमें पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर वो फैक्टर्स हमने हमारे पास खुद के नहीं हैं, किसी बाहर वाले इंसान से लिए हैं, तो उस इंसान को हमें उसके बदले पे करना पड़ेगा। तो मानो अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें लैंड की ज़रूरत है, तो हमने किसी से लैंड जो है ले लिया। अब क्या हुआ, इसके बदले उस आदमी को हम क्या करेंगे, रेंट पे करेंगे। और मानो प्रोडक्शन करना है तो हमने क्या किया, कुछ लेबर को हायर किया, तो उन लेबर को हमें वेजेस पे करने पड़ेंगे। तो हम बोलते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जब हम फैक्टर्स को लेते हैं और उसके बदले पेमेंट हमें बाहर वाले लोगों को करना है, तो इसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाएगा। और इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है जो ओनर है उसके पास में कोई फैक्टर खुद का है, वो लैंड उसके पास खुद की है मान लो, जहाँ पे वो प्रोडक्शन करने वाला है। तो ऐसे केस में वो खुद को तो रेंट पे नहीं कर रहा, तो हम कैसे जाने कि उस लैंड, वो जो लैंड है उसका क्या कॉस्ट उसको रखना चाहिए, उस कॉस्ट को कैसे डिसाइड करें। तो हम बोलते हैं मान लो कि ये जो प्रोड्यूसर है अगर वो इस लैंड का इस्तेमाल प्रोडक्शन एक्टिविटी में नहीं करता, तो वो उसका नेक्स्ट बेस्ट यूज़ क्या कर सकता है। तो अगर प्रोड्यूसर किसी फैक्टर का ओनर है और उसको वो प्रोडक्शन में यूज़ कर रहा है, तो हम उस चीज़ का, उस फैक्टर का कॉस्ट इस बेसिस पे जानते हैं कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होना पॉसिबल थी, नेक्स्ट बेस्ट यूज़ से कितना पैसा मिलना पॉसिबल था। उस बेसिस पे उसका कॉस्ट डिसाइड होगा। और इस वाले कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। तो ये दो हमने कॉस्ट के टाइप्स देखे। अब हम देखने वाले हैं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जो है ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन है क्या, हम बोलते हैं कि अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन जो है वो दो पीरियड ऑफ टाइम में होता है। अब क्या मतलब है इसका, तो हमने बोला जो शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन का मतलब क्या हुआ कि अगर प्रोडक्शन करने के लिए हम ऐसा कर पा रहे हैं कि हम कुछ जो हमारे फैक्टर्स हैं उसमें तो चेंज ला पा रहे हैं, कुछ इनपुट्स में चेंज ला पा रहे हैं। अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ फैक्टर्स को चेंज कर पा रहे हैं, अमाउंट उनका बढ़ा पा रहे हैं, ऐसा कर पा रहे हैं। पर कुछ फैक्टर्स के साथ में हम ऐसा नहीं कर पा रहे, कुछ इनपुट्स के साथ में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो इस पीरियड में जब प्रोडक्शन होगा तो इसको शॉर्ट रन बोला जाएगा। और अगर एक ऐसा पीरियड जिसके अंदर आप सारे के सारे इनपुट्स को प्रोडक्शन में चेंज लाने के लिए चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, तो वो वाला जो पीरियड है दैट इज लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड हुआ जिसमें कुछ जो इनपुट है वो वेरिएबल है जिसमें आप चेंज कर सकते हो, और कुछ इनपुट्स फिक्स्ड हैं क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। जबकि लॉन्ग रन में जितने भी इनपुट्स हैं सबके सबको हम एज वेरिएबल ही ट्रीट करते हैं, वहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है। वहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप हर इनपुट में चेंज ला पाओगे। तो ये फ़र्क है इन दोनों में, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन का मतलब क्या हुआ, क्या एक दिन को शॉर्ट रन बोले, एक महीने को, 4 महीने को, एक साल, क्या पीरियड हो जिसको हम शॉर्ट रन बुला सकते हैं। तो इसको ऐसा पीरियड देना पॉसिबल नहीं है कि कितना बड़े पीरियड को शॉर्ट रन बोलेंगे। बस हमको इतना देखना है कि क्या वो प्रोड्यूसर, वो जो प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्शन कर रहा है, क्या वो अपने सारे इनपुट्स में एट प्रेजेंट चेंज ला पा रहा है या नहीं ला पा रहा है। तो अगर उस एक साल बाद भी नहीं ला पा रहा है हर इनपुट के अंदर चेंज, प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए, तो उसके लिए वो एक साल बाद वाला पीरियड भी शॉर्ट रन ही हुआ। तो यहाँ पे हम जब शॉर्ट रन लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो कितना बड़ा पीरियड है, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 5 साल, कौन सा पीरियड। तो हम इस बात को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते हैं। बस इतना चेक करना होता है कि क्या सारे इनपुट्स को चेंज करना पॉसिबल है या नहीं है। अगर सारे इनपुट्स में चेंज लाना पॉसिबल है प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए, देन दैट पीरियड इज कॉल्ड लॉन्ग रन। अगर नहीं तो हम कहेंगे वो पीरियड शॉर्ट रन है। तो ये हमारा लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं जो लॉन्ग रन में कॉस्ट है, तो उसको हम अगर इस तरह से दिखाएं, ये देखो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कॉस्ट, लेबर की कितने यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वेजेस क्या दिए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कैपिटल,
और ये जो आर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेंट को। तो डब्ल्यू हो गया पर यूनिट लेबर के लिए कितना वेज दिया जा रहा है, और आर हमारा हो गया पर यूनिट कैपिटल के लिए कितना रेंट पे किया जा रहा है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन्ग रन कॉस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे किसी के भी ऊपर बार तो नहीं देख रहे हैं। बार जब दिखता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें चेंज होना पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्ट रन में अगर हम कैपिटल जो है उसको फिक्स्ड इनपुट कंसिडर करें तो उसके ऊपर बार लग जाएगा, तो इसका मतलब आप कैपिटल की यूनिट्स को चेंज नहीं कर पाओगे। पर लॉन्ग रन में ऐसा केस नहीं है, लॉन्ग रन में तो आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, कैपिटल एंड लेबर बोथ। तो इस वजह से ये इस तरह से दिखेगा लॉन्ग रन में। ओके, अब हम देख रहे हैं ये जो लाइंस है वो क्या लाइन है। तो दीज लाइंस आर कॉल्ड आइसो कॉस्ट लाइन। अब आइसो का क्या मतलब है? आइसो मीन्स इक्वल, तो इक्वल कॉस्ट लाइन है। तो देखते हैं। तो अगर हम इस C1 लाइन की बात करें तो C1 लाइन क्या शो कर रहा है? जहां पे इसके हर पॉइंट पे कॉस्ट जो है वो इक्वल होने वाली है। इसके हर पॉइंट पे कॉस्ट इक्वल होने वाली है। तो अगर मैं C1 जो है इसका कॉस्ट फंक्शन शो करूं इस C1 लाइन का, तो हमारे केस में क्या होगा? C के ऊपर बार लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट को हमने फिक्स ही मान लिया है। तो हर पॉइंट पे हमने ऐसे ऐसे, जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेबर शो कर रहे हैं एक्स पे, और यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे कैपिटल शो कर रहे हैं। तो लेबर और कैपिटल के ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को इस लाइन के थ्रू शो किया जा रहा है जिसपे इक्वल कॉस्ट जो होगा रहेगा। पर एक चीज है कि जो कॉस्ट का हमने लाइन बनाया है, आइसो कॉस्ट लाइन बनाया है, ये जितना राइटवर्ड शिफ्ट होगा उतना ज्यादा कॉस्ट होगा। क्योंकि हम देखेंगे कैपिटल और लेबर जो है इन दोनों की क्वांटिटी जो है बढ़ जाएंगी। तो हमने बोला जो C1 है इस पे कॉस्ट सबसे कम है। C1 पे कॉस्ट सबसे कम क्योंकि ये ओरिजिन के सबसे पास में है। फिर शिफ्ट हम देखने में आ रहा है C2 पे। तो C2 पे कॉस्ट जो होगा C1 से ज़्यादा होगा, और C3 पे C1 C2 दोनों से ज़्यादा होगा। तो आप ओरिजिन से जितना दूर आपका लाइन जाता जा रहा है, जितना राइटवर्ड शिफ्ट होता जा रहा है, उतना ज़्यादा कॉस्ट हमको देखने में आएगा। और एक लाइन के हर पॉइंट पे कॉस्ट बराबर होगा। तो ये हमें आइसो कॉस्ट लाइन बताएगा। अब हम देख सकते हैं ऑप्टिमल कॉस्ट आउटपुट कंडीशन क्या है। तो ऑप्टिमल कॉस्ट आउटपुट कंडीशन का मतलब ऐसा कंडीशन जहां पे एक प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करना चाहेगा। तो एक प्रोड्यूसर जो है वो कौन सी कंडीशन चाहता है? वो ऐसी कंडीशन चाहता है जब कम से कम कॉस्ट उसको बियर करना पड़े। तो हम देख रहे हैं आइसो कॉस्ट लाइन तीन बना रखी है यहाँ पे, C0, C1 एंड C2। ठीक है, तो हम बोलेंगे C2 जो है उस पे कॉस्ट सबसे ज़्यादा और C0 पे कॉस्ट सबसे कम है। ठीक है, और ये जो कर्व हमें दिख रहा है ये कर्व हमारा आउटपुट को शो कर रहा है। और देखो आउटपुट के ऊपर क्या है? बार। तो इसका मतलब इस कर्व के हर पॉइंट पे आउटपुट बराबर होने वाला है, प्रोडक्शन बराबर होने वाला है। ठीक है, तो अब यही पॉइंट जो ई पॉइंट है इसी पॉइंट को ऑप्टिमल कॉस्ट आउटपुट कंडीशन या पॉइंट हम क्यों बुलाएं? कोई और पॉइंट क्यों नहीं? तो उसका रीजन हम समझते हैं। जब हम इस कर्व की बात करें, ये जो आउटपुट का हमने कर्व बनाया है, तो इसके हर पॉइंट पे प्रोडक्शन सेम है। अब प्रोडक्शन सेम है और ये जो आइसो कॉस्ट लाइन है उसके हर पॉइंट पे कॉस्ट सेम है। तो हम देखते हैं ई के अलावा और किस पॉइंट को कंसिडर करें। अगर हम ई से नीचे जाएं, इस C0 वाले लाइन को देखें, तो इस पे हमारा प्रोडक्शन जो अपना आइसो क्वांट है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें C0 पे हम चाहते हैं प्रोडक्शन हो, तो ऐसे केस में अपने प्रोडक्शन को रिड्यूस करना पड़ जाएगा। तो इस पे हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं जो आइसो क्वांट हमारा ये दिख रहा है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो हमने बोला इसके हर पॉइंट पे प्रोडक्शन बराबर है। अब प्रोडक्शन बराबर है और यानी इस पॉइंट पे भी प्रोडक्शन उतना ही जितना इस ई पॉइंट पे। तो ई पॉइंट पे प्रोडक्शन क्यों किया जाए और उस इस वाले पॉइंट पे क्यों ना करें? तो रीजन ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट C2 लाइन पे है, C2 आइसोकॉस्ट लाइन पे है। यानी सेम प्रोडक्शन के लिए हम ज्यादा कॉस्ट क्यों बियर करेंगे? इस ई पॉइंट पे कॉस्ट कम
और इस वाले पॉइंट पे कॉस्ट ज़्यादा है, और यहाँ पे भी कॉस्ट ज़्यादा है, यानी C2, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं C2 पे दिख रहे हैं, तो C1 के कंपैरिजन में यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है जबकि प्रोडक्शन सेम है। तो हम बोलते हैं आइडियल सिचुएशन क्या है, ये ई पॉइंट, ये ई पॉइंट आइडियल सिचुएशन है जहाँ पे आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो क्वांट दोनों एक दूसरे के टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंसी पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे कैपिटल के स्टार है और अपना जो लेबर है एल स्टार है, ठीक है। तो दिस इज ऑप्टिमल कॉस्ट आउटपुट कंडीशन। तो दिस कंडीशन सेज कि आपका जो आइसो क्वांट हो और आपका जो आइसो कॉस्ट लाइन हो, वो दोनों के दोनों टेंजेंट जो है होने चाहिए, आपका आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट लाइन के टेंजेंट होना चाहिए, तब जाके एक ऑप्टिमम कंडीशन हमें देखने में आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, आइसो क्वांट भी खूब सारे बना दिए, Q1 Q2 Q3, और ये आइसो कॉस्ट लाइन भी बना दिया, और ये टेंजेंसी देखो यहाँ बन रही है इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, और यहाँ पे यहाँ। तो ये एक मैप है, ये एक मैप है पूरा जो शो कर रहा है ऑप्टिमल कॉस्ट आउटपुट कंडीशन डिफरेंट केसेस पे। तो जब आपका आइसो क्वांट Q1 हो तो ऑप्टिमल जो आपका सिचुएशन है वो ये पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट जो है वो टेंजेंट है। फिर इस वाली सिचुएशन में जब आपका आइसो क्वांट बदल गया है, अलग है, Q2 है, तो फिर ये वाला कंडीशन हमारा ऑप्टिमम है, और Q3 में ये वाला कंडीशन ऑप्टिमम है। तो ये इसका पूरा मैप है। नाउ लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। तो लॉन्ग रन में जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो किस तरह से होगा, तो इसको इसी से हम पता लगा सकते हैं। ये जो देखो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट हमारा कर्व है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो जब आप Q1 आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हो तो कॉस्ट कितना है C1, Q2 करने पे बदल गया, एंड देन Q3 पे फिर से ये चेंज हमें देखने में आ रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स हमने बना लिए, ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं, और इसको हमने बिल्कुल ज्वाइन कर दिया। तो दिस इज लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। अब शॉर्ट रन का जो टोटल कॉस्ट कर्व है इसको देखते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे ये जो लॉन्ग रन वाला कर्व है ये शॉर्ट रन से किस तरह से डिफरेंट है। ओके, तो हम देखते हैं शॉर्ट रन बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला था शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड है जब एक प्रोड्यूसर आउटपुट को बढ़ाने के लिए सारे इनपुट्स में चेंज नहीं ला पाएगा, कुछ इनपुट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में मोर देन वन शॉर्ट रन्स हैं, तो ठीक है, शॉर्ट रन ज़्यादा हैं। अब क्या होगा, अलग अलग टाइम पीरियड में हमें देखने में आ रहे हैं, और ये वो पीरियड है हमको पता ही है जहाँ पे आप एक फैक्टर हमने तो ही कंसिडर किया है फॉर सिंप्लिसिटी, लेबर एंड कैपिटल। तो आप लेबर में चेंज ला पाओगे दैट इज वेरिएबल, और आप कैपिटल में चेंज नहीं ला पाओगे उसको हम कंसिडर करेंगे एज फिक्स्ड। अब एक कंडीशन को हम समझते हैं। मान लो एक फर्म है जो चाहता है कि वो अपना आउटपुट बढ़ा दे, और आउटपुट को बढ़ाने के लिए वो क्या सोचता है कि कम से कम कॉस्ट पे वो आउटपुट प्रोड्यूस हो सके। इसके लिए वो 150 मशीन्स जो है वो खरीदना चाह रहा है, ठीक है। अब हमने बोला कि अगर शॉर्ट रन एक से ज़्यादा है, तो हमारे वाले केस में हम 4 का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 4 शॉर्ट रन है, और हर शॉर्ट रन जो है वो 3-3 मंथ और बढ़ बढ़ के आता जाएगा, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है कि डिलीवरी लैग का प्रॉब्लम है। डिलीवरी लैग मतलब कि टाइम लग जाता है डिलीवरी होने में, ये दिक्कत है। तो नई मशीन्स को आप बहुत जल्दी ऐड इस वजह से नहीं कर पा रहे हो। तो जो फर्स्ट 3 मंथ है, मानो उसमें कोई भी जो मशीन है, कोई नई मशीन आप नहीं ला पाए, जितनी आपके पास थी उतनी ही रह गई। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या देखने में आएगा, फिर मशीन धीरे धीरे करके ऐड होती जाएंगी जिसकी वजह से कॉस्ट कम होता चला जाएगा। तो अभी हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ में क्या हुआ, जो फर्म है उसके पास में 30 मशीन्स ऑलरेडी अवेलेबल थी, और नई मशीन जो वो 150 मंगवाने वाला है धीरे धीरे करके, बिकॉज डिलीवरी लैग है तो एक साथ नहीं मिल पाएगा। तो ये जो 30 मशीन्स है ये उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इतना कैपिटल हो गया। पहले शॉर्ट रन की बात करें तो पहले शॉर्ट रन में कैपिटल है 30, और लेबर हम मान लेंगे, लेबर अपना गया इतना L4, इसको अगर हम नाम दे दें, तो ये करके वो प्रोडक्शन कर पाएगा Q1,
यानी वो इस आइसो क्वांट पे मेंटेन रह पाएगा, इस लेवल पे रह पाएगा। और ये आइसो कॉस्ट कितना रहेगा, उसे कॉस्ट बियर करना पड़ेगा ये C1 आइसो कॉस्ट लाइन का। ठीक है, तो इतना है। अब क्या हुआ, ये तो कोई ऑप्टिमल सिचुएशन नहीं है, हमको पता है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट सिचुएशन में जो नेक्स्ट शॉर्ट रन है उसमें उसने 50 जो मशीन्स हैं उसका डिलीवरी हो गया, 50 मशीन्स का डिलीवरी हो गया। तो नेक्स्ट शॉर्ट रन में टोटल अब कितना कैपिटल हो गया, 80 यूनिट्स, 80 हो गया। जब कैपिटल ज़्यादा है, नेक्स्ट शॉर्ट रन में कैपिटल ज़्यादा है, अब लेबर की रिक्वायरमेंट पहले जितनी नहीं रह गई, लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो गई। तो लेबर अब हमें इतना ही चाहिए, इस लेवल तक लेबर की ज़रूरत है। और आइसो कॉस्ट अब देखें तो कहाँ पे जा रहा है, ये आइसो कॉस्ट C2 को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पहले से कॉस्ट जो है वो कम हो गई है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट राइट। तो C1 जो है वो ज़्यादा ओरिजिन से दूर है, तो इसका मतलब C2 जो है वो C1 से कम है, तो कॉस्ट रिड्यूस हो गया। अब नेक्स्ट शॉर्ट रन जो आया उसमें क्या हुआ, उसमें और कुछ मशीन जो है उसका डिलीवरी हो गया, उसमें 100 मशीन्स का डिलीवरी हो गया। तो अब क्या, अब देखते हैं फ्रॉम दिस पीरियड। तो इस पीरियड में कितना मशीन था, 30। तो इस पीरियड के उसमें हम देखें टोटल 100 मशीन का डिलीवरी यहाँ पे हो चुका है। तो टोटल अब कितने यूनिट्स हो गई, 130। 130 यूनिट्स होने पे क्या हुआ, लेबर और ज़्यादा कम अब हमें चाहिए, अब हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। और अब इस कॉस्ट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा आइसोकोंट। तो ये कॉस्ट लाइन है C3, जो कि C1 और C2 दोनों से कम है। पर अभी भी हम ऑप्टिमम सिचुएशन में नहीं आए हैं, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है, टेंजेंट वाली सिचुएशन तो हमें देखने में नहीं मिली है आइसोकोंट और आइसो कॉस्ट लाइन के बीच में। अब लास्ट वाला जो है, अब हम बोलते हैं ये जो लास्ट अपना शॉर्ट रन है, इसमें सारे मशीन्स की डिलीवरी हो गई। तो एट दी बिगिनिंग इट वाज व्हाट, 30 यूनिट्स। तो 30 में ऐड कर देते हैं 150, तो हमारा 180 हो जाएगा। तो अब हमारे पास में 180 यूनिट्स हैं जिसके लिए और कम लेबर की ज़रूरत है। एंड दे हैव नेम्ड इट L4। ओके, सो दे हैव नेम्ड इट L4, वी शुड नेम इट समथिंग एल्स, मे बी L1। ओके, so we can name this one L1 and this one L2. It's already L3 and now L4, और ज़्यादा लेबर कम हो गया। ठीक है, और ये एक ऑप्टिमम सिचुएशन है इस बी पॉइंट पे, जहाँ पे आइसोकोन Q1 और आइसोकॉस्ट लाइन C4 ये टेंजेंट है। तो ये हमारा दिख रहा है, ऑप्टिमल सिचुएशन को शो कर रहा है। ओके, और मान लो अगर ऐसा होता कि जो कैपिटल स्टार्टिंग में 30 था उतना रहने देते, और लेबर इतना यूज़ नहीं करते, यहाँ तक L1 तक ना करके यहीं पे रहते L0 तक। तो ऐसे केस में क्या होता, प्रोडक्शन Q0 जो अपना आइसोकोंट है वहीं तक हो पाता, और अपनी कॉस्ट कितनी होती, C0। ठीक है, अब इससे हम अपना शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व जो है उसको डिराइव कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे पॉसिबल है। इनिशियल पोजीशन क्या है, ये है। तो क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, Q0। तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी हम शो कर रहे हैं, आउटपुट को शो कर रहे हैं। तो क्वांटिटी Q0 प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और इसके लिए कॉस्ट कितना लगा, C0, जो कि C0 आइसो कॉस्ट लाइन के थ्रू शो किया गया है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ से निकाल दिया। ओके, अब हम और क्या कर सकते हैं, फिर हमने देखा बारी बारी, जब K जो है वो 80 हो गया, K के 80 होने पे लेबर हमें कितना रिक्वायर्ड था, इस लेवल तक, और आउटपुट कितना हो रहा है, Q1। तो आपका आउटपुट बढ़ गया, अब आउटपुट Q1 हो रहा है। और अब हम एक चीज़ और नोटिस करें तो बाकी हर केस में आउटपुट Q1 ही था। तो हर केस में आउटपुट Q1 है, तो इसीलिए आउटपुट यहाँ पे एक तरह से फिक्स ही हो गया है। ये सारे पॉइंट दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स वही के वही हैं। तो आउटपुट एक तरह से यहाँ पे फिक्स हो गया है। करेक्ट है। और हम क्या दिखा रहे हैं, अलग अलग कॉस्ट पे, जो हमने इस डायग्राम में देखा, अलग अलग कॉस्ट इसी Q1 को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग कॉस्ट कंडीशन जो हमने देखी वो हमने यहाँ पे कर दिया पॉइंट आउट, कि एक बारी C1 रिक्वायर्ड है, फिर C2 रिक्वायर्ड है, वो सब हमने कर दिया। और अपना जो ये लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट कर्व है, वो हम देख रहे हैं शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स के नीचे बनाया गया है।
यानी शॉर्ट रन में इस Q1 लेवल ऑफ प्रोडक्शन को अटेन करने के लिए कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, कभी C1 C2 ज़्यादा लग रही है, पर लॉन्ग रन में वो कॉस्ट सेम इतना ही प्रोडक्शन करने के लिए कम कॉस्ट लग रही है। तो ये हम यहाँ देख सकते हैं कि शॉर्ट रन कॉस्ट जो होती है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग रन, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो हमें ये फ़र्क देखने में वहाँ पे आ सकता है। नाउ ट्रेडिशनल थियरी ऑफ कॉस्ट। तो ट्रेडिशनल थियरी ऑफ कॉस्ट में कुछ चीज़ें हम देखने वाले हैं। शॉर्ट रन लॉन्ग रन जो अभी हमने बात करी, तो ये शॉर्ट रन की चीज़ें हैं, जितने भी हम यहाँ पे चीज़ें देखने वाले हैं वो शॉर्ट रन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस तरह से? तो हमने एक चीज़ क्या बोली थी, शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड है जब एक जो प्रोड्यूसर है वो उसके लिए कुछ इनपुट्स वेरिएबल हो और कुछ इनपुट्स फिक्स्ड हो। तो हम बोलते हैं शॉर्ट रन में जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा। तो फिक्स कॉस्ट कितना लगा, वेरिएबल इनपुट्स पे कितना कॉस्ट लगा, उन दोनों को ऐड किया तो हमको टोटल कॉस्ट मिल गया। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है इसके लिए क्या किया, एवरेज निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले रखा टोटल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, अपॉन में रख दिया क्वांटिटी यानी कितना प्रोडक्शन हुआ, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सेम तरीके से यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट रखा अपॉन में क्वांटिटी, एवरेज टोटल कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट एंड अपॉन क्वांटिटी, एंड देन मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह से इसको निकाला जा सकता है, या हम सीधा बोले चेंज इन टीवीसी, क्योंकि देखो इसमें फ़र्क समझो, ये टोटल कॉस्ट बोल रहा है तो टोटल कॉस्ट में चेंज अपॉन क्वांटिटी में चेंज। अब ये टोटल कॉस्ट है, इन दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट बनाए तो ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, तो हम इसकी जगह पे टोटल कॉस्ट की जगह पे चेंज इन टीवीसी भी लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल जो फिक्स कॉस्ट है उसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज कितना हुआ अपॉन क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ। नाउ टीएफसी। तो टीएफसी जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, इसका मतलब है ये एक ऐसी कॉस्ट है जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्शन कितनी भी हो या ना हो, ज़ीरो हो, तभी भी एक प्रोड्यूसर को ये कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। ये वो वाली कॉस्ट है, ये फिक्स रहेगी थ्रू आउट, चाहे आप प्रोडक्शन बिल्कुल मत करो चाहे आप खूब सारा करो, ये कॉस्ट इतने की इतनी रहने वाली है। तो हमने बोला जब आप प्रोडक्शन ज़ीरो कर रहे थे तभी भी ये कॉस्ट इतनी थी, जब Q1 किया तभी भी इतनी है, Q2 पे भी इतनी है। तो इस वजह से ये जो TFC है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाया जाता है, टू शो कि इसका क्वांटिटी से या आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, ये उतने का उतना रहने वाला है। और अब देखो, अगर हमें TFC पता हो और TFC के थ्रू हमें AFC निकालना हो, डायग्राम के थ्रू अगर हम कुछ करना चाहें तो ये कैसे करना पॉसिबल है। अब समझो हमने क्या किया, ये जो Q1 है इससे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और हमने चेक किया कि कितना फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि सेम ही रहेगा थ्रू आउट, दैट वी नो। तो एक स्ट्रेट लाइन पहले हमने ड्रॉ कर दी। अब इस पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्शन देखने में आया TFC और इस लाइन के, वहाँ से हमने क्या किया, ओरिजिन को जोड़ दिया, तो अभी एक ट्राइंगल फॉर्म हो पा रहा है। और अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस P पॉइंट जो है, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट थी, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो हमने रखा TFC जितना भी है, TFC जितना भी हो अपॉन में हम रख देंगे क्वांटिटी। तो मान लो TFC 100 है, 100 अपॉन Q1, तो इससे हमें पता चल जाएगा AFC यहाँ पे कितना है। अब मुझे पता लगाना है इस Q2 पॉइंट पे कितना हमें AFC देखने में आ रहा है, तो हमने अगेन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, जहाँ पे इंटरसेक्शन दिखा वहाँ से ओरिजिन को जोड़ दिया। तो फिर से हम वही करने वाले हैं, हम देखेंगे TFC, तो TFC उतने का उतना है, 100 मान लो। और अब हम देखेंगे OQ2, तो दिस टाइम TFC अपॉन OQ2। अब एक बात हम नोटिस करेंगे, न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है, न्यूमरेटर का साइज बढ़ता जा रहा है और बढ़ जाएगा। देखो जो Q3 है इसके केस में भी वैसे का वैसा काम किया, तो TFC अगेन हमारा 100 जो भी हम अज्यूम करके चल रहे हैं, और इस बारी हमारा क्वांटिटी कितना हो गया OQ3, तो आउटपुट है OQ3। तो डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, न्यूमरेटर उतने का उतना है, क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो इस वजह से जो अपना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो कर्व जो है वो कुछ इस तरह से है, और हम डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे निकाल पाएंगे।
और वो हमने उसी से निकाला है। तो डेरिवेशन इस तरह से पॉसिबल है। इस पी पॉइंट पे अपना AFC कितना था हम देख लेते हैं। तो इतना था, करेक्ट है। इसके बाद में जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ा, इस एस पे हमने देखा डिनोमिनेटर और बढ़ गया था, तो कॉस्ट हमारी कम हो जानी चाहिए, कम हो गई। फिर इसके बाद में वापस से अब देखो, इस आर पे अपना डिनोमिनेटर और ज़्यादा बढ़ गया था, तो कॉस्ट और भी कम हो जाएगी, तो कॉस्ट और भी कम हो गई। तो कॉस्ट अपनी यहाँ पे कम होती जा रही है, यहाँ पे हम कॉस्ट शो कर रहे हैं, तो कॉस्ट कम होती गई होती गई होती गई। अब एक प्रॉपर्टी होती है इस AFC कर्व की कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इस एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करने का रीज़न क्या है कि AFC चाहे कितना भी कम होता चला जाए, कितना भी कम हो जाए, पर ये कभी भी ज़ीरो जो है वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, ज़ीरो तक नहीं पहुँचेगा। क्यों नहीं पहुँचेगा? क्योंकि हमने बोला AFC निकलता कैसे है, TFC रखते हैं हम और अपॉन में क्वांटिटी रखते हैं, करेक्ट है। और ज़ीरो होने का मतलब क्या है? जब आपका TFC ज़ीरो हो, वो कभी ज़ीरो नहीं होने वाला है। इस वजह से AFC कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और इसी वजह से कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब हमारा TVC कर्व जो है ये कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ क्या हो रहा है, और इससे हमें डिराइव करना है AVC। तो TVC से AVC कैसे डिराइव होगा? तो TVC कर्व हमें दिया हुआ है, अब हमें AVC का पता लगाना है। तो AVC क्या होता है? एवरेज होता है। और एवरेज का क्या मतलब है? TVC अपॉन क्वांटिटी, ऐसा। तो हम क्या देखेंगे, TVC पे कोई भी पॉइंट पिक कर सकते हैं और देख सकते हैं उस पॉइंट पे कॉस्ट कितना है, यानी TVC कितना है जो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, और हम देखेंगे क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एंड देन उसको डिवाइड करके पता लगाया जा सकता है। और एक बात हम यहाँ पे ये भी नोटिस कर सकते हैं कि ये जो TVC कर्व है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन से लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, और ये TVC को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या उसका टेंजेंट बन रहा है। तो हमने देखा सबसे पहले ये P पॉइंट जो है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट फॉर्म कर दिया, और अब हम देख रहे हैं और हमने कुछ लाइंस ड्रॉ करी, एक करी जो R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और एक हमने एक और लाइन ड्रॉ करी जो इसके टेंजेंट बन रही है TVC के। तो हम बोलते हैं जो TVC कर्व है उसका स्लोप रिड्यूस हो रहा है, ये P से रिड्यूस ही हो रहा है अंटिल इट रीचेस दिस पॉइंट, यहाँ तक स्लोप रिड्यूस हो रहा है। इसके बाद स्लोप जो है बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये इस तरह से है। अब हम अपना AVC देखते हैं। तो AVC क्या हो रहा है, पहले कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, इसके बाद वो अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच गया, इसके बाद में ये बढ़ने लगा। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे डिराइव किया जा सकता है AVC फ्रॉम TVC। नाउ TC सेम केस है, बस हमको पता है कि TC बना कैसे है, TVC प्लस TFC। तो कर्व कुछ ऐसा ही है इसका भी, और सेम सिचुएशन। तो हमने बोला लाइंस हमने ड्रॉ कर दी है, और अब इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, ATC निकाल सकते हैं। तो ATC क्या होता है, TC अपॉन क्वांटिटी। तो हमने TC पे डिफरेंट पॉइंट बना लिए, फिर हम देख सकते हैं कि उस पर कॉस्ट कितना है उन पॉइंट्स पे, और देख सकते हैं क्वांटिटी कितना है, डिवाइड कर करके पता हम लगा सकेंगे और डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे बना सकेंगे और ये कर्व ड्रॉ हो जाएगा। और दूसरी बात हमें देखने में क्या आती है कि इसके स्लोप के साथ में भी वही हो रहा है कि इस P पॉइंट पे जो स्लोप है और यहाँ तक S डैश तक जो स्लोप है इस कर्व का, वो रिड्यूस हो रहा है, इसके बाद में वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और ये इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से ये कर्व है। अब अगर हम TC कर्व के थ्रू MC कर्व को डिराइव करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं। एक बारी हमने TC कर्व बना लिया, इसके बाद हम चेक कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे TC के कि उसके स्लोप के साथ क्या कुछ हो रहा है, उसका स्लोप रिड्यूस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। और स्लोप है क्या, स्लोप MC ही होता है, TC कर्व का स्लोप MC है। इसका मतलब चेंज इन TC अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो हम TC कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पे इस बात को चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि MC का वैल्यू क्या कुछ होने वाला है। तो जब तक TC कर्व है उसका स्लोप यानी चेंज इन TC अपॉन चेंज इन क्वांटिटी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तब तक हमारा MC नीचे आता जाएगा। एक
टाइम आएगा जब वो अपने मिनिमम लेवल को अटेन कर लेगा, उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एमसी कर्व को टीसी कर्व के थ्रू निकालना पॉसिबल है। अब है टीसी, टीवीसी, टीएफसी, ये तीनों कर्व्स में किस तरीके का रिलेशन है। तो हम देखते हैं जो टीसी कर्व है वो ओरिजिन से शुरू नहीं होता, जबकि टीवीसी कर्व ओरिजिन से शुरू होता है। रीजन, टीवीसी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें चेंज आएगा। तो जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन जीरो है, जीरो प्रोडक्शन पे कॉस्ट भी जीरो, ये उसको शो करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अपना जीरो प्रोडक्शन पे जीरो होने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे जो अपना एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम क्वांटिटी शो करेंगे, और जो अपना वाई एक्सिस है यहाँ पे हम कॉस्ट शो कर रहे हैं। ठीक है। डिफरेंट कॉस्ट्स, टीसी कितना, टीवीसी कितना, टीएफसी कितना, इस सबको शो कर रहे हैं। तो हम देखते हैं जब आपका प्रोडक्शन जीरो है, प्रोडक्शन की जीरो होने पे कॉस्ट भी, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी जीरो है, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट वाला काम तो है नहीं कि जीरो प्रोडक्शन पे भी आपको लगेगा, ऐसा तो है नहीं। जीरो प्रोडक्शन पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसमें भी चेंज आता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए जीरो से शुरू हुआ, पर टीसी जीरो से शुरू नहीं होता, क्योंकि टीसी क्या होता है, टीसी में टीवीसी भी आता है और टीएफसी भी आता है। क्योंकि टीएफसी कभी जीरो नहीं होगा, इस वजह से टीसी भी कभी जीरो नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, जो टीएफसी कर्व या टीएफसी लाइन जो दिख रही है हमको, क्या हो रहा है, इसके एग्जैक्टली यहाँ से हमने टीसी को शुरू किया है, क्योंकि प्रोडक्शन के जीरो होने पे अपना जो टीसी है वो जीरो नहीं है, क्योंकि टीएफसी कुछ ना कुछ है तो टीसी भी कुछ ना कुछ होगा। जितना टीएफसी होगा उतना ही टीसी होगा जीरो प्रोडक्शन पे। इसके बाद में ये भी टीवीसी की तरह ही बढ़ रहा है। अब इस डायग्राम में एक प्रॉब्लम अगर हम नोटिस करें तो वो हम ये करते हैं कि यहाँ पे टीसी कर्व और टीवीसी कर्व को एग्जैक्टली पैरेलल नहीं बनाया गया है, हालांकि ये एग्जैक्टली पैरेलल होगा। टीसी टीवीसी एग्जैक्टली पैरेलल कर्व्स होते हैं, बस इनका इंटरसेप्ट डिफरेंट है। ये ओरिजिन से शुरू हुआ, ये ऊपर से शुरू हुआ, बस इतने का फर्क है। पर ये कंप्लीटली पैरेलल कर्व्स होंगे, और इनका स्लोप एग्जैक्टली सेम होता है, इनके स्लोप में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इनके बीच का स्पेस जो है वो भी हमेशा बराबर होना चाहिए। हमेशा बराबर होने का क्या रीजन है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स ही तो रहेगा, उसमें कोई चेंज तो है नहीं। तो इसके बीच का गैप कैसे बदल सकता है, इन दोनों के बीच में गैप है क्या, टीएफसी तो है। टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी, तो गैप है क्या, वो तो टीएफसी है। और टीएफसी कभी कम नहीं हो रहा है, कभी बढ़ नहीं रहा है, तो इनके बीच का गैप कैसे बदल सकता है, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो जब हम ये कर्व्स बनाएं तो एक चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि इन दोनों कर्व्स को एग्जैक्टली पैरेलल ड्रॉ करना है। तो ये हमें यहाँ पे देखने में आ रहा है। अब यहाँ पे हमने शॉर्ट रन के डिफरेंट कर्व्स को ड्रॉ किया है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो टीसी है, एटीसी, एवरेज टोटल कॉस्ट, ये कर्व जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दोनों के ऊपर है। ऑफ कोर्स ऊपर होगा, क्योंकि एटीसी इज इक्वल टू एबीसी प्लस एएफसी, तो ये कर्व उन दोनों के ऊपर होगा, क्योंकि उन दोनों को ऐड करके बना है। ठीक है। दूसरी बात हम देख रहे हैं, जो एटीसी है और एबीसी है, एक्चुअली ये दोनों कर्व जो होते हैं ये यू शेप के ही होते हैं, यू शेप के होंगे। पर जो एबीसी है उसका मिनिमम पॉइंट एटीसी के मिनिमम पॉइंट से पहले आ जाएगा। एबीसी का मिनिमम पॉइंट एटीसी के मिनिमम पॉइंट से पहले आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एटीसी में एएफसी भी ऐड हो जाएगा, तो इसका मिनिमम पॉइंट आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये चीज है। दूसरी बात है, जो एटीसी है एबीसी है, हमने बोला दोनों यू शेप के कर्व हैं, और जो एबीसी है उसका मिनिमम पॉइंट एटीसी से पहले आ गया। इतनी बात हमने सीख ली। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह से टीसी और टीवीसी पैरेलल है एक दूसरे के, इनके स्लोप में कोई चेंज नहीं है, ऐसी बात हमें एटीसी एबीसी में देखने में नहीं आएगी। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं।
पैरेलल नहीं होते हैं, इसका रीजन क्या है? इन दोनों के बीच का गैप कम होता चला जाता है। गैप कम होते चले जाने का रीजन है एएफसी का कम होते चले जाना। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखो, पहले यहाँ पे इतना है, इतना कम, पर एटीसी इतना ज्यादा। क्यों ज्यादा? क्योंकि एएफसी बहुत ज्यादा था, वो सारा गैप वही शो कर रहा है। फिर एटीसी कम होता गया होता गया होता गया। तो इस वजह से ये दोनों कर्व जो है एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करते। इंटरसेक्ट ना करने का रीजन है, हमने पहले ही सीखा, ए एफ सी का कभी भी जीरो नहीं होना, बिकॉज ए एफ सी इज इक्वल टू टी एफ सी अपॉन क्वांटिटी, एंड टी एफ सी इज नेवर जीरो। तो क्योंकि टी एफ सी कभी जीरो नहीं है तो ए एफ सी कभी जीरो नहीं होगा, और क्योंकि ए एफ सी जीरो नहीं है तो कभी भी ए टी सी ए बी सी के बराबर नहीं हो सकता। इस वजह से ये दोनों कर्व एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये कर्व्स को बनाते हुए ये ध्यान रखना चाहिए। एक कर्व और दिख रहा है एमसी। तो एमसी कर्व जो है इसका क्या खासियत है? इसका ये खासियत है कि ये भी एक यू शेप कर्व है, और इसका मिनिमम पॉइंट ए बी सी ए टी सी दोनों से पहले आता है। दोनों से पहले आता है, और ये इन दोनों कर्व्स को इनके मिनिमम पॉइंट्स पे काटता है। तो एमसी यू शेप है, पहले ये घटता है घटता है घटता है, इसके बाद अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है। अगर ये पूरा बनाया जाए तो ये तीनों कर्व्स ए टी सी ए बी सी एम सी तीनों के तीनों ही यू शेप के हम मान के चलते हैं। अब जो एम सी है, ये क्या हुआ? पहले घट रहा है घट रहा है, इसके बाद अपने मिनिमम पॉइंट पे आ गया इस नंबर पे, फिर ये बढ़ना शुरू हुआ, इसने ए बी सी को उसके मिनिमम पॉइंट पे काटा, इसने ए टी सी को इसके मिनिमम पॉइंट पे काटा, और ये बढ़ता जा रहा है। तो ये इस तरीके का कर्व है। स्टार्टिंग में ये कम होता है, और इसके कम होने की स्पीड एटीसी एबीसी दोनों से ज़्यादा है, और जब ये बढ़ना शुरू होता है तो इसके बढ़ने की स्पीड भी इन दोनों से ज़्यादा है। तो इसके साथ में ये चीज़ है। और एक लास्ट बात, जो ए एफ सी है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कंसिडर किया जाता है, विच मीन्स कि अगर ए एफ सी पे हम पॉइंट्स ले लें और रेक्टेंगल फॉर्म कर दें, राइट, अगर इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर दें और रेक्टेंगल्स फॉर्म कर दें, एक यहाँ फॉर्म किया, एक हम यहाँ फॉर्म कर दें, डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल्स फॉर्म कर दें, तो उन रेक्टेंगल्स का जो एरिया आएगा वो बराबर आएगा। तो ऐसे कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कंसिडर किया जाता है। तो एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है। नाउ यहाँ क्या देख रहे हैं हम? ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और तीन कर्व्स हमको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है वो तीन बने हुए हैं, और ये शो कर रहा है डिफरेंट प्लांट साइज पे कितना कितना एवरेज कॉस्ट होगा, कौन कौन सा एवरेज कॉस्ट कर्व होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लॉन्ग रन है उसमें हमारे मैनेजर के पास में ऑप्शंस हैं, तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब ये उसके ऊपर है कि वो कौन से वाले प्लांट को पिक करे, किस लेवल के प्रोडक्शन के लिए। तो अगर मान लो हमारे जो प्रोड्यूसर है उसको OQ1 ये क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए प्लांट साइज जो है यही वाला प्लांट ठीक है, प्लांट 1। तो वो इस SAC1 पे होगा, यहाँ पे इतना कॉस्ट बियर करेगा और उसको मिल गया। दूसरा है कि अगर उसको Q2 OQ2 क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, तो हम देखेंगे कॉस्ट कम कहाँ है, वो चेक कर लेते हैं। तो OQ2 इस पॉइंट पे हो पा रहा है, जो कि SA2 यानी प्लांट 2 के यूज करने पे ये कॉस्ट आ रही है। पर अगर हम इसको प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट 1 का इस्तेमाल करें तो कॉस्ट फिर ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, राइट। तो बताओ, खुद से ही सोच लेना है कि OQ2 के लिए कौन सी वाली प्लांट को चूज किया जाएगा? प्लांट 2 को चूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कम है, ठीक है। पर अब और ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सिचुएशन है, अगर OQ1 डैश प्रोड्यूस करना है तो जो कंफ्यूजन वाला सिचुएशन है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों SAC का, यानी ये वाला जो कॉस्ट है इस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कम से कम कॉस्ट है वो दोनों प्लांट दे पा रहे हैं और सेम दे पा रहे हैं।
तो ये कंफ्यूजन वाला सिचुएशन है, क्योंकि दोनों का एवरेज कॉस्ट सेम है। तो अगर मान लो हमारा जो मैनेजर है वो ये चाहे कि फ्यूचर में और ज़्यादा, उसको लगता है फ्यूचर में और ज़्यादा डिमांड जो है वो की जाएगी उस कमोडिटी की, तो ऐसे केस में वो बड़े वाले प्लांट को प्रेफर करेगा, प्लांट टू को प्रेफर करेगा। तो ये इस तरह से है। अब हम देख रहे हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व किस तरह से डिराइव किया जाता है। तो शॉर्ट रन हमने देखा, 3 प्लांट्स देखे थे। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के थ्रू ही, इस कर्व के थ्रू ही लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व को निकाला जाता है। जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है इसे एनवलोप कर्व भी कहा जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ना ये जो LRAC कर्व है ये ऐसा नहीं है कि ये हर SAC कर्व के मिनिमम पॉइंट को मीट करता हुआ कर्व है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगर हम देखें, मानो अगर जो हमारा प्रोड्यूसर है उसे OQ1 क्वांटिटीज प्रोड्यूस करनी है, तो ऐसे केस में जो मैनेजर है उसे क्या चीज़ सही लगेगी, उसको सही लगेगा जो प्लांट 1 है उसको यूज़ करना, जिसका एवरेज कॉस्ट SAC1 के थ्रू शो किया जा रहा है और इतना कॉस्ट आ जाएगा, इस A पॉइंट जितना कॉस्ट आ जाएगा। अब मानो अगर OQ1 डैश क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, तो ऐसे केस में प्लांट 1 का इस्तेमाल करने पे कॉस्ट इस B पॉइंट तक आ जाएगा। अब एक बात हम देख सकते हैं, ये जो SAC1 है इस कर्व का मिनिमम पॉइंट यही B है, पर अपना LRAC कर्व जो है वो इस पॉइंट को नहीं जोड़ रहा है, इसको नहीं टच कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको OQ1 डैश क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, तो आप चाहो अगर प्लांट 1 के थ्रू करना, तब तो आपको ये B लेवल जो है इतना कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। पर प्लांट 2 की हेल्प से उससे कम कॉस्ट से भी काम हो जाएगा, जो कॉस्ट इस C पॉइंट से शो हो रही है। तो हमारा जो लॉन्ग रन कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यही शो कर रहा है। वो ज़रूरी नहीं है हर प्लांट का मिनिमम पॉइंट जो है उसको लेके चले, और ऐसा है ही नहीं, नहीं करता है ऐसा। पर वो हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए मिनिमम जो कॉस्ट है वो शो करता है, क्योंकि आप हर प्लांट जो है हमारे मैनेजर के रीच में है, उसको चूज़ करना है किस चीज़ के लिए वो कौन सा प्लांट यूज़ करने वाला है। और यहाँ बात इसकी भी नहीं हो रही है कि कितना एफिशिएंट है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी की बात भी नहीं कर रही। मतलब मानो अगर आप प्लांट 2 की बात कर रहे हो, तो प्लांट 2 पे क्या है, मिनिमम कॉस्ट तो यहाँ पे है। पर अगर आप इस कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो फिर ये तो एफिशिएंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी की बात भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बस ये देख रहे हैं कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो करने के लिए जो लीस्ट कॉस्ट हमको नजर आ पा रहा है, कि हम कौन सा प्लांट यूज करें और क्या कॉस्ट हमको नजर आ पा रही है। नाउ एल एम सी को कहाँ इंटरसेक्ट करता है? तो सिचुएशन अभी भी कुछ नहीं बदली है। LMC क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में कम हो रहा है, कम हो रहा है, अपने मिनिमम पॉइंट को अचीव किया, फिर बढ़ने लगता है। LAC को उसके मिनिमम पॉइंट पे काटता है और फिर वो बढ़ता जा रहा है, LAC से ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा है। इस तरह से हो रहा है। अब ये जो LMC है ये कर्व को डिराइव किस तरह से किया गया है, तो हम इसको देख सकते हैं। तो LMC को डिराइव करने का तरीका क्या है, हम देखते हैं SAC और LAC कहाँ पे एक दूसरे के टेंजेंट है। तो हमने वो पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब क्या किया, यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट है, और इस A पॉइंट पे टेंजेंट है। और क्या किया हमने, एक लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली इन सब से जो एक्स एक्सिस पे जा रही है। ओके। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइंस है SMC को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ दिख गया, एक यहाँ पे दिख गया, और एक इन्होंने थोड़ा गड़बड़ किया है, यहाँ होना चाहिए। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें 3 दिखाए जाने चाहिए। अब हमने क्या किया, अपना LMC बनाया इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, बना दिया। बस इतना ध्यान रखते हैं हम कि ये जो LAC का मिनिमम पॉइंट है वहाँ पे LMC उसे काटेगा, उससे पहले LMC कम होगा, उसके बाद LMC LAC से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से LMC को डिराइव किया जाता है। यहाँ हमें दिख रहे हैं LAC के डिफरेंट शेप्स। तो 3 शेप नज़र आ रहे हैं। अब LAC का क्या शेप होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे। तो लॉन्ग रन में इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं।
जिसका रीज़न हो सकता है स्पेशलाइजेशन गेन कर लेना, डिवीजन ऑफ लेबर, या टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गया। ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से लॉन्ग रन में इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें देखने में आएंगे। साथ ही में कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने में आ सकती हैं जिसे हम कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो स्केल बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन का कुछ प्रॉब्लम जो आएंगी उसे हम डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बुलाते हैं। तो देखना होगा कि इकोनॉमी ज़्यादा है कि डिस इकोनॉमी ज़्यादा है। इन बातों पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसका शेप क्या होगा। तो पहले डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है पहले रिड्यूस हुआ रिड्यूस हुआ रिड्यूस हुआ, मिनिमम पॉइंट पे पहुंच गया और फिर बढ़ना शुरू हो गया। दूसरे वाले में हम देख रहे हैं रिड्यूस ही होता जा रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसके बाद अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचा एंड देन बढ़ रहा है। तो ये नेचुरल मोनोपोलीज वाले केस में देखने में आ सकता है कि इतने लंबे पीरियड तक वो कॉन्स्टेंटली रिड्यूस हो रहा है, जबकि यहाँ पे काफ़ी जल्दी ही वो बढ़ना शुरू हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले बहुत ही स्पीड में बढ़ रहा घट रहा था, उसके बाद भी वो कॉन्टिन्यूअसली कम हो रहा है कम हो रहा है एंड देन वो बढ़ रहा है। तो ये तीन डिफरेंट चीज़ों को देखने में यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे डिसइकोनॉमी जो है वो बहुत लेट जाके देखने में आई है। जब वॉल्यूम देखो कितना ज़्यादा हो गया प्रोडक्शन का, स्टार्टिंग में इतनी स्पीड में रिड्यूस हुआ, फिर भी रिड्यूस हो रहा है कम स्पीड में, बट देन एक बहुत बड़े लेवल पे आउटपुट के पहुंचने की उसके बाद में वो बढ़ा है। तो ये इस तरह से है। नाउ ए एफ सी, ए एफ सी के साथ हम क्या देख सकते हैं। ए एफ सी कर्व का शेप हम पहले ही देख चुके हैं, तो हमने डिस्कस किया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, घटता जा रहा है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। और ये जो कर्व डिफरेंट है वो डिफरेंट क्यों है, ये हम देख रहे हैं मॉडर्न थ्योरी जो है कॉस्ट की ये उसको शो कर रहा है। तो ये वहीं पे फिनिश नहीं हो गया, दिस इज नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एनी मोर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये ए बी भी कुछ शो हो रहा है जो इसी से कनेक्टेड है। तो ये क्या चल रहा है, ये तब होगा, इसका रीजन है रिजर्व कैपेसिटी। तो रिजर्व कैपेसिटी का मतलब है कि जो फर्म है जितना वो एक्सपेक्ट करती है कि सेल्स होगी, जितना डिमांड होगा सेल का, वो सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन नहीं करती है, वो एक ऐसे प्लांट को चूज करना चाहती है जिससे प्रोडक्शन उस लेवल से ज़्यादा हो सके, ताकि वो एक रिजर्व कैपेसिटी को मेंटेन कर सके। अब ये जो रिजर्व कैपेसिटी है ये हेल्प करेगा उन दिनों में जब कुछ फ्लक्चुएशन देखने में आएगा डिमांड में, तो उन दिनों में ये हेल्प करेगा। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं प्रोडक्शन में, कि वो कुछ मेंटेन कर सके रिजर्व आगे वाली सिचुएशंस को डील करने के लिए। कई बार वो ऐसा कर सकते हैं कि कुछ मशीनरी को अगर डिलीवर होने में काफ़ी देर लग जाती है तो वो क्या कर सकते हैं, वो उसको भी रिजर्व अपने पास में रख सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें की जा सकती हैं फर्म्स के थ्रू, ऐसे रिजर्व्स मेंटेन किए जा सकते हैं जो उन फ्लक्चुएशन से उनको डील करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को अगर एक्सपैंड करना है तो उसके लिए बाउंड्रीज कुछ दिखाई गई हैं। तो दिस इज बाउंड्री वन एंड नाउ दिस इज बाउंड्री टू, ये बाउंड्री शो हो रही है। तो हम बोलते हैं अगर एक्सपेंशन करना है प्रोडक्शन का तो ऐसे केस में ये जो x1 प्रोडक्शन है ये एक एब्सोल्यूट बाउंड्री नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा भी प्रोडक्शन पॉसिबल है। देखो ये बाउंड्री टू क्या दिखा रहा है, तो ये दिख रहा है ना, तो उससे ज़्यादा भी प्रोडक्शन पॉसिबल है, सप्लाई करना पॉसिबल है। अब ये कैसे होगा, तो या तो वेरिएबल फैक्टर्स जो है प्रोडक्शन में उसको बढ़ा दिया जाए, और ऐसा कर सकते हैं कुछ एडिशनल जो मशीनरी है उसको पहले से हमने खरीद के रख लिया। तो अगर हम ये काम करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो एएफसी है वो एक नॉर्मल एएफसी जो हमने पहले डिस्कस किया था उससे एक लेवल ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो उससे ज़्यादा देखने में आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का रीज़न इन्होंने बताया कि हम क्या कर सकते हैं, जो वेरिएबल इनपुट्स हैं उसको बढ़ा दिया, ज़्यादा फैक्टर्स को एम्प्लॉय कर दिया। और अगर हम ऐसा करें कि हमने मशीनरी जो है उसका इस्तेमाल किया, कुछ एडिशनल मशीनरी जो है उसको बाय कर लिया, तो फिर वो इस ब्रेक के थ्रू दिखेगा। तो इस तरह से ये हमारा कर्व नजर आ रहा है। तो इसका रीजन अगर कोई पूछे क्या है, तो रीजन इज रिजर्व कैपेसिटी जो एक फर्म ने मेंटेन कर रखा है। अब जो मॉडर्न हमारी थ्योरी है कॉस्ट की, उस कॉस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अपना एम सी है और जो एस ए वी सी है,
वो भी कुछ इस तरीके का होना पॉसिबल है, जहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में घट रहे हैं, इसके बाद एक लंबा स्ट्रेच एंड देन बढ़ रहा है। और एमसी के लिए क्या हो रहा है, इनिशियली वो एसएवीसी से कम है और उसके बाद में एसएवीसी से ज़्यादा है, और इस लॉन्ग स्ट्रेच में बोथ आर इक्वल, एंड द रीज़न इज वंस अगेन रिजर्व कैपेसिटी। तो इन सब का रीज़न रिजर्व कैपेसिटी ही है कि जो अभी हमने डिस्कस। और जो अपना ट्रेडिशनल अप्रोच था, ट्रेडिशनल थियरी था, उसमें क्या होता था, उसमें जो ऐसे वीसी था वो एक यू शेप कर्व था, पर यहाँ पे वो यू शेप नहीं है। तो वो यू शेप नहीं होने का रीज़न रिजर्व कैपेसिटी है। और एक और टर्म होता है एक्सेस कैपेसिटी। तो वो एक्सेस कैपेसिटी जो है वो उस यू शेप कर्व में हमें देखने में आएगा, जो हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं। तो वहाँ हम क्या देखते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि मिनिमम कितने में पॉसिबल था, और अगर उससे कम किया गया प्रोडक्शन तो इस गैप को, दिस इज कॉल्ड एक्सेस कैपेसिटी। इसका रीज़न एक्सेस कैपेसिटी है। और हमारे इसमें जो इसका जो रीज़न है दैट इज रिजर्व कैपेसिटी। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व है एल ए सी, इसके लिए मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, मॉडर्न थ्योरी क्या बोलता है। तो हम सबसे पहली चीज़ें नोटिस कर सकते हैं कि लॉन्ग रन में जो एल ए सी है वो एक एल शेप कर्व है, जबकि ट्रेडिशनल थ्योरी में ये एक यू शेप कर्व होता था। तो उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या मान रहे थे कि पहले वो रिड्यूस होता जा रहा है, एलएसी रिड्यूस हो रहा है, एवरेज कॉस्ट। इसके बाद एक पॉइंट पे वो अपने मिनिमम लेवल पे पहुंच जाएगा, उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मॉडर्न थ्योरी है वो ऐसा मानती है कि ये एक एल शेप कर्व है, तो ये बढ़ नहीं रहा है। तो रीज़न क्या है, हम मानते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्निक्स इन्वेंट हो सकती हैं उस स्केल ऑफ प्रोडक्शन को चीपर प्रोड्यूस करने के लिए, ये पॉसिबल है। और अगर ये नहीं भी बोले तो हम कुछ और इकोनॉमी जो है उसको जनरेट कर सकते हैं बाय फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन, और ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करें। साथ में हम स्किल्स जो हैं, अपनी स्किल्स पे और काम कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन गेन कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें की जा सकती हैं जिससे हम फर्दर जो है एलईसी उसको रिड्यूस करते चले जाएं, और इसको हम आगे ना बढ़ने दें। तो प्रोडक्शन की जो यूनिट कॉस्ट है उसमें कमी लाते जाएं। अब इसको डिराइव कैसे करें, तो डिराइव करने के लिए एस ए टी सी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है उसके थ्रू इसको डिराइव किया जा सकता है। तो हमने वो सारे कॉस्ट कर्व बना दिए हैं। अब ऐसा माना जाता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स अपने फुल लेवल पे काम नहीं करते। वो कितने लेवल पे काम करते हैं, 2/3 टू 3/4। एक प्लांट की फुल जो कैपेसिटी है वो उसका 2/3 से 3/4 जो है इस लेवल पे ऑपरेट होते हैं। तो अब ऐसा है, इस वजह से हमने हर जगह 2/3 लिख रखा है। यानी एसएटीसी को यही सोच के बनाया गया है कि वो 2/3 कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, और उसके बाद में हमने इनको ज्वाइन कर दिया है। तो इस तरह से हमें अपना एलएसी कर्व मिल जाता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जो एलएसी है रिड्यूस होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, एंड देन अगेन अ लॉन्ग स्ट्रेच, कि इसको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हम इकोनॉमीज जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा स्पेशलाइजेशन, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रही है, उन सब चीज़ों की वजह से उसको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और जो एलएमसी है वो एलएसी के नीचे है पहले, और इसके बाद में एक पॉइंट पे दोनों बराबर, और ये बराबर होने के बाद ये बराबर ही है थ्रू आउट। तो इस तरह से इनके बीच में हम ये रिलेशन देखते हैं मॉडर्न थ्योरी में, कि इनिशियली एलएसी और एलएमसी दोनों कम हो रहे हैं, पर एलएमसी ज़्यादा स्पीड में कम हो रहा है। देन दे बोथ बिकम इक्वल एट अ, जिस पॉइंट को मिनिमम ऑप्टिमल स्केल बुलाया जाता है, उसके बाद दोनों के दोनों इक्वल ही हैं थ्रू आउट। तो ये इस तरह से है हमारा एलएमसी और एलएसी मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग।